हेलो नमस्कार जय हिंद। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी आज की क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? चलो भाई जरा जल्दी से बताओ सब लोग क्या हाल चाल है। सब बढ़िया, सब राजी खुशी, सब कुशल मंगल। फाइटर पायलट्स। बात करते हैं आज की क्लास की। लास्ट क्लास में हमारा एक छोटा सा पार्ट रह गया था, हमें उसे भी जरा देखना है थोड़ा सा। महिमा, खुशी, निकिता, एकता, शीतल, स्टीव, रॉजर। ओके रिपोर्ट है, अच्छा। ग्रेट। चलो क्लास को देखते जरा। तो फाइनली आज की क्लास में बात करें तो अभी तक हम लोग ये पॉइंट खत्म कर चुके हैं, ये वाला जरा जल्दी से आज की क्लास में देखेंगे। एंड फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हमारे 1909 से लेकर 1919 के बीच में चले हैं उनके बारे में बात करेंगे। वैसे अगर बात करें 1909 से नहीं, इससे हम लोग 5 से देखेंगे, मतलब बंगाल के डिवीजन से हम लोग इसको देखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस बीच में जो जो हो रहा है इंडिया में उन सारी ही चीजों को एक के बाद एक देखना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी कांग्रेस का एक एस्टेब्लिशमेंट बाकी है, तो कांग्रेस के बारे में सबसे पहले जानना जरूरी है। बट ये कांग्रेस का आगमन हुआ कैसे? तो ऑलरेडी 1870 से लेकर 1880 के बीच में बहुत सारे क्या हो रहे थे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस आ रहे थे। क्या आ रहे थे? पॉलिटिकल ग्रुप्स आ रहे थे, ऑर्गेनाइजेशंस आ रही थी। अभी जो ग्रुप थे ये कर क्या रहे थे? ये जितने भी पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, जितने भी पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, ये कहीं ना कहीं डिमांड रख रहे थे अपनी। क्या कर रहे थे? कहीं ना कहीं अपनी डिमांड रख रहे थे सामने। अब ये डिमांड्स क्या थी? काफी सारे डिमांड्स में इनके हो सकता है सिविल राइट्स भी है ना, हो सकता है मे बी इंडिपेंडेंस की डिमांड हो, और भी कई तरीके की डिमांड्स यहां पे आ रही थी। अब इन डिमांड्स के चलते कहीं ना कहीं अंग्रेजों को लग रहा था कि यार एक लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल अवेयरनेस तो आ ही रही है, और जितने भी एक ग्रुप हैं ये कहीं ना कहीं हमारे अगेंस्ट में काफी सारे स्टेप्स ले रहे हैं, है ना। अब ये चलो एक बात है, बट इसके साथ साथ एक चीज और भी देखने को मिलती है अंग्रेजों को, कि 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था, क्या जो जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 में, ये रिवॉल्ट भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल के गया था। इनिशियल 1857 के रिवॉल्ट में हमको पता चलता है कि उस समय पर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया था, है ना, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था। बट अब अगर बात करते हैं तो धीरे धीरे जैसे जैसे लोग अवेयर हो रहे थे, इसके बाद जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही थी, लोगों ने क्या किया, अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कर दिया, अपनी डिमांड्स को सामने रखना शुरू कर दिया, है ना। जो हाथ कभी हथियार नहीं उठा रहे थे, आज वो हथियार उठाकर क्या अंग्रेजों के सामने खड़े हैं। तो ये सडन जो चेंज दिख रहा था, धीरे धीरे सडन चेंज तो नहीं था, बट अंग्रेजों के लिए सडन चेंज जैसा था, यार हमने इतना बड़ा रिवॉल्ट खत्म किया, सारी चीजें की, अब हर जगह रिवॉल्ट हो रहा है। तो कई सारे इसके बाद कई सारे स्मॉल रिवॉल्ट्स होने शुरू हो गए। क्या हुए? स्मॉल रिवॉल्ट्स हुए। इन स्मॉल रिवॉल्ट्स के साथ साथ कई जगह पर ट्राइबल रिवॉल्ट्स भी हुए। कौन से हुए? ट्राइबल रिवॉल्ट्स हुए, है ना। ट्राइबल रिवॉल्ट्स के साथ साथ
अरे क्या हो गया इसको, आजा भाई। क्या हुए, ट्राइबल रिवॉर्ड्स हुए, ट्राइबल के साथ साथ बहुत सारे पॉलिटिकल पावर को लेकर भी थे। किसको लेकर थे, पॉलिटिकल पावर को लेकर भी थे। अब उन्हीं के साथ साथ पैरेलली क्या चल रहे हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स भी चल रहे हैं, तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा। अंग्रेजों को लगा यार कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग हमारे ऊपर वापस से हैवी हो जाए। तो इस समय इंडिया का जो वाइसराय था उसका नाम था लॉर्ड डफरिन। डफरिन ने बोला यार एक काम करते हैं, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करो, है ना। किसके कहने पर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की गई, डफरिन के कहने पर, है ना। किसके कहने पर, डफरिन के कहने पर। और किसने किया था, एओ ह्यूम ने की थी। किसने की थी, एओ ह्यूम ने की थी। इवन सोचो कांग्रेस का पहला सेशन हो रहा है और उस सेशन में यहां पर कौन, लॉर्ड डफरिन भी प्रेजेंट है। बट इनसे पहले कई सारे छोटे छोटे मैंने आपको बताया कि ग्रुप्स आए थे। कौन कौन से ग्रुप्स थे जरा वो देख लेते हैं। सबसे पहले बंग भाषा, ठीक है, परिषद, तो ये 1836 में आई थी, जिसे राजा राम मोहन राय ने स्टैब्लिश किया था, जो इंडियंस की एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी चीजों के लिए बात कर रहे थे। फिर आता है जमींदार एसोसिएशन। अब ये जमींदारों के राइट्स के लिए आई थी 1838 में। प्रशांत कुमार टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर एंड राधाकांत देव। ये टैगोर फैमिली वही है जिनके बारे में आप लोग जानते हो, रविन्द्रनाथ टैगोर की फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है। इन्होंने अपने सिविल राइट्स एंड लैंडलॉर्ड्स के लिए बात रखी सामने। फिर आते हैं बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी 1843 में। इसे विलियम एडम ने स्टैब्लिश किया था। किसने, विलियम एडम ने स्टैब्लिश किया था। फिर आती है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में। यहां पर क्या होता है, लैंडलॉर्ड सोसाइटी और ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, इन दोनों का मर्जर हो जाता है। क्या हो जाता है, मर्जर हो जाता है। फिर आती है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1867 में। ये दादा भाई नौरोजी ने स्टेब्लिश की थी। कौन, दादा भाई नौरोजी। फिर आता है इंडियन लीग 1875। इसे शिशिर कुमार घोष ने स्टेब्लिश किया था और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आ चुका एग्जाम में। और सिर्फ इतना ही पूछा था कि इंडियन लीग 1875 में किसने स्टेब्लिश की थी, एंड द नेम वाज शिशिर कुमार घोष। इतना ही आपको याद रखना है, ज्यादा डीप आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये उनके ऑब्जेक्टिव थे कि किस लिए इन्होंने स्टेब्लिश की थी। फिर फाइनली आती है यहां पर इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 में। आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्र नाथ बैनर्जी इसके क्या थे, मेंबर थे। आगे चलकर इनमें से बहुत सारे मेंबर जो होते हैं, इनमें से बहुत सारे जो मेंबर होते हैं ये कांग्रेस में आपको दिखाई देंगे जब कांग्रेस सामने आएगी। और कांग्रेस को बड़े लेवल पर अंग्रेजों ने क्या किया था, स्टैब्लिश करने का काम किया था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन को लेकर बात करते हैं। तो ये फाउंडेशन कहां की गई थी, बॉम्बे में की गई थी 1885 में। एक्चुअल में इसका जो स्टेब्लिशमेंट का या फर्स्ट सेशन जो होना था वो पहले होना था कहां पर, पुणे में। कहां पे होना था, पुणे में। कहां पे होना था, पुणे में। बट इसे कहां पे करवाया जाता है, बॉम्बे में करवाया जाता है। क्यों, क्योंकि उस टाइम पर पुणे में फैला हुआ था प्लेग। और ये वही प्लेग है जिसके बारे में कई बार आप लोग सुनते हो, जिसमें कई लोग मारे गए थे। आगे चलकर इसी का बदला लिया था चापेकर बंधुओं ने, चापेकर ब्रदर्स ने। ये वही वाला प्लेग है, ठीक है। इवन इतनी बुरी स्थिति थी कि प्लेग इतना ज्यादा फैल गया था, इतना ज्यादा फैल चुका था कि लोगों की जान तो बचा नहीं पा रहे थे अंग्रेज। तो जिस भी घर में उनको पता चलता था कि किसी व्यक्ति को प्लेग है तो वहां से उस व्यक्ति को जबरदस्ती खींचा जाता था, बाहर निकाला जाता था और लिटरली उनको जला दिया जाता था। क्या पता वो व्यक्ति जिंदा हो, क्या पता कैसी कंडीशन में हो। बात समझ में आई, बात समझ में आई, क्या स्थिति थी सोचो। फाइनली पहला जो सेशन हुआ ये दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, ठीक है, एस सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद मोहन बोस, जी के गोखले और बहुत सारे लीडर्स यहां पर शामिल थे। स्टैब्लिश किसने करवाया, एओ ह्यूम ने। कौन कर रहा है स्टैब्लिश, एओ ह्यूम
बट किससे, किसके कहने पे, किसके कहने पे, किसके कहने पे, डफरिन के कहने पर। अंडर द लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन एक एक चीज को क्या कर रहा था, यहां पे इंश्योर कर रहा था कि कैसे एस्टेब्लिशमेंट होगा, क्या नहीं होगा, कौन क्या स्टेप लेगा, ये सब कौन डिसाइड कर रहा था, लॉर्ड डफरिन डिसाइड कर रहा था। ये सिर्फ केवल और केवल एओयूम एक कठपुतली है। क्या है, एक कठपुतली है। तो स्नेहा मैडम आप समझ में आई, मैं यहां पे ज्यादा फोकस किसकी तरफ कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। अब यहां पे आता है डब्ल्यूसी बनर्जी। डब्ल्यूसी बनर्जी जो कि बहुत ज्यादा लिबरल टाइप के लीडर थे, इनको चुना जाता है इनका पहला प्रेसिडेंट। क्या चुना जाता है, पहला प्रेसिडेंट। और एओयूम हमेशा के लिए बने रहते हैं सेक्रेटरी। क्या बने रहते हैं, सेक्रेटरी बने रहते हैं। किसके, कांग्रेस की। क्या बने रहते हैं, सेक्रेटरी बने रहते हैं। तो बात समझ में आई, क्या यहां पे बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। फाइनली कांग्रेस को लेकर कई सारी थ्योरीज यहां पे सामने रखी। सबसे पहले सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। कौन, लाला लाजपत राय। कौन, लाला लाजपत राय। पर ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है किसके लिए, सीधे सीधे बोला जाए, प्रोटेक्ट द ब्रिटिश रूल फ्रॉम इंडियन प्रेशर्स। जो इंडियंस का प्रेशर था उससे इसको बचाने के लिए था। तो एक तरह से देखा जाए कांग्रेस की स्थापना आजादी को दिलाने के लिए नहीं की गई थी, एक्चुअल में ब्रिटिश एम्पायर को इंडिया में बचाने के लिए की गई थी। किसके लिए की गई थी, इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर को बचाने के लिए की गई थी। और कांग्रेस इतनी बड़ी बन पाई उसके पीछे रीजन यही है क्योंकि अंग्रेज चाहते थे इतनी बड़ी वो बने, इतनी बड़ी वो बने। उसके लिए कौन कोशिश कर रहे थे, अंग्रेज कोशिश कर रहे थे। ठीक है, वरना इनसे पहले जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आई कोई भी इतने बड़े स्तर तक नहीं आ पाई। बात समझ में आई, कोई भी इतने बड़े स्तर तक नहीं आई। उसके पीछे कारण सबसे बड़ा क्या था, यही था, कारण सबसे बड़ा यही था। बात समझ में आई। फिर आता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। कौन लेकर आए, आरपी दत्ता लेकर आए थे कि भाई ये इंडियंस के अगेंस्ट क्या है, कॉन्स्पिरेसी है। किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट इंडियन। फिर आती है एक और, लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले बोलते हैं कि ये लाइटनिंग थ्योरी थी। लाइटनिंग थ्योरी कि आज नहीं तो कल लोगों को पता चलेगा हम क्या कर रहे थे, आज नहीं तो कल लोगों को एहसास होगा कि एक्चुअल में कांग्रेस क्या कर रही है, एक नए युग की शुरुआत कर रही है, लोगों को नई चेतना देने का काम कर रही है। निहायती बोगस थ्योरी। एक्चुअल में गोपाल कृष्ण गोखले ने लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी इसलिए दी क्योंकि जब वो देखने लगे कि हर जगह कांग्रेस का विरोध हो रहा है, हर कोई कांग्रेस को क्या अंग्रेजों के साथ जोड़ रहा है, लोगों का भरोसा कांग्रेस की तरफ नहीं है, तब इन्होंने ये बोला कि नहीं नहीं ये तो लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी है। गोपाल कृष्ण गोखले एक ना एक बहुत बड़े टीचर है हिस्ट्री के, जिनका नाम तुम लोगों ने बहुत बार सुन रखा होगा, बहुत बार सुना होगा, कई जगह उनके मीम बनाए जाते हैं। ठीक है, उन्होंने बोला था, उन्होंने एक गोपाल कृष्ण गोखले की एक बात को सामने रखा। बोलते महान विद्वान गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने कहा था, क्या कहा था, हाँ उन्होंने कहा था कि हम लोगों को डेमोक्रेसी सिखा रहे हैं,
सोचो उस समय पर लोगों को डेमोक्रेसी सिखानी कितनी बड़ी बात है, कितना महान व्यक्ति है। और बीच बीच में ऐसे और कर देते हैं। ये भी एक्शन है। तो जब मैंने वो देखा था तो मुझे लगा यार, किसी का अगर ब्रेन वॉश करना है ना, किसी का ब्रेन वॉश करना है तो इस तरीके से किया जा सकता है, लिटरली इस तरह से किया जा सकता है। तुम में से कोई भी एक आदमी मुझे ये बताओ, अगर मैं तुम्हारे हाथ पैर बांध के बैठा दूं, तुम्हें अपना गुलाम बना लूं, और गुलामों से को तुम डेमोक्रेसी सिखा रहे हो, तुम्हें शर्म आ रही है? तुम गुलामों को डेमोक्रेसी सिखा रहे हो, मतलब कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। हमारी रिक्वायरमेंट डेमोक्रेसी थी या हमारी रिक्वायरमेंट आजादी थी? आने वाले टाइम पर, और गोपाल कृष्ण गोखले, ही वॉज द पर्सन जो लगातार, एक तरह से बोला जाए वो क्या होता है, लेग पुलिंग करते रहे हमेशा। किसकी? बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक की लगातार लेग पुलिंग करते थे, पीछे खींचने की कोशिश करते थे हमेशा उनको। ये वही गोपाल कृष्ण गोखले हैं जो आगे चलकर गांधी जी के राजनीतिक गुरु बन जाते हैं। क्या बनते हैं? राजनीतिक गुरु बनते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइनली कांग्रेस के सबसे अधिक अधिवेशन कहां पर हुए, ये पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ सेशन, बात समझ में आई? कहां पर हुए थे? कलकत्ता में। हाईएस्ट नंबर ऑफ सेशन कहां पर हुए हैं? कलकत्ता में हुए हैं। क्लियर है? पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरे नंबर पर कहां पर हुए हैं? तो ध्यान रखना, मद्रास। उसके बाद अगर बात करेंगे तो आप लोग बॉम्बे की बात कर सकते हो, एंड फाइनली उसके बाद लाहौर। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, कभी भी आपसे पूछे तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, कई बार पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। फाइनली अब जरा जल्दी से देखते हैं सारे सारे सेशंस कौन कौन से कांग्रेस के। तुम्हें पता चल गया था ना मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, है ना? बस ध्यान रखना। तो आप जो चीज देख रहे हो ना यूट्यूब पर, आप जो चीज देख रहे हो, कई बार ऐसी चीजें गलत होती है और हम लोग उन गलत चीजों के इन्फ्लुएंस में चले जाते हैं। तो जब भी तुम देख रहे हो चीजों को, सामने देख रहे हो, यूट्यूब पर देख रहे हो, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पर ऐसी चीजें डालते हैं, वो सिर्फ इसीलिए डालते हैं। ठीक है, तो ब्रेन वॉशिंग से बचना है, खुद से चीजों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, पढ़ना है। सबसे पहले फर्स्ट सेशन तो ये आपको पता ही चल गया 1885 में हुआ था। कौन? डब्ल्यू सी बैनर्जी वॉज द पर्सन। ठीक है, फाउंडेशन हुआ था कांग्रेस का पूरा का पूरा, एक तरह से बोला जाए कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया कि कांग्रेस क्या करेगी, उसकी डिमांड्स क्या होंगी। और यही रीजन था कि यहाँ पर डब्ल्यू सी बैनर्जी को बैठाया गया। इनसे पहले, मतलब पहले ये भी डिमांड चल रही थी कि यहाँ पे आनंद मोहन बोस या और किसी ऐसे व्यक्ति को बैठाया जाए। तो डफरिन यहाँ पर इस चीज को भी इंश्योर कर रहा था कि यहाँ पर ऐसा कोई आदमी ना आए जो कि हमारे अगेंस्ट हो जाए। अगर आप देखोगे तो ये कांग्रेस का फर्स्ट अधिवेशन का, पहले अधिवेशन की फोटो है। इसमें आपको कहीं पर भी लॉर्ड डफरिन नहीं दिखाई देगा। जैसे आज के टाइम पर हम लोग क्या करते हैं ना, मीडिया गेम खेलते हैं, एग्जैक्टली बिल्कुल उस टाइम पर भी इस चीज को ध्यान रखा गया कि कहीं पर भी लॉर्ड डफरिन या एक ह्यूम की फोटो ना दिखाई दे, ताकि लोगों को ये लगे अरे नहीं नहीं, ये तो कंप्लीट इंडियंस ने किया है। अच्छा, एक चीज मैं और बताना भूल गया कि ये जो पहला सेशन था, यहाँ पे 72 मेंबर्स केवल पार्टिसिपेट करे थे। कितने? 72 मेंबर्स। और इन 72 मेंबर्स में अगर हम लोग बात करते हैं, इन 72 मेंबर्स में अगर बात करते हैं, ज्यादातर लोग कौन थे? एडवोकेट। ठीक है,
जर्नलिस्ट एंड सोशल वर्कर्स। फाइनली ये चीज मैं आपको बता ही चुका हूं। अब सेकंड सेशन कलकत्ता में हुआ 1886 में, प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी। थर्ड सेशन होता है मद्रास में 1887 में, प्रेसिडेंट सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट हमको देखते हैं कहां पर, कांग्रेस में। फिर होता है फोर्थ सेशन इलाहाबाद में 1888 में, प्रेसिडेंट जॉर्ज यूले। कौन है प्रेसिडेंट? जॉर्ज यूले, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट। फिर आता है यहां पर 1896। सिर्फ हम लोग इंपॉर्टेंट देखेंगे, सारे नहीं देखेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है? रहमतुल्लाह सयानी। प्रेसिडेंट कौन है? रहमतुल्लाह सयानी। और यहां पर पहली बार क्या किया गया था? वंदे मातरम गाया गया था। क्या किया गया था? वंदे मातरम गाया गया था। गाया किसने था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। पढ़ लिखा किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ये चीज ध्यान रखना, आनंद मठ में लिखा है था, ठीक है। फिर आता है 1899, कहां पर? लखनऊ। प्रेसिडेंट कौन है? रोमेश चंद्र दत्ता। प्रेसिडेंट कौन है इस समय पर? रोमेश चंद्र दत्ता। और यहां पे डिमांड क्या की गई है? डिमांड ऑफ द परमानेंट फिक्सेशन। भाई लैंड रेवेन्यू को क्या किया जाए? हमेशा के लिए फिक्स किया जाए। ऐसा ना हो कि हर जगह पर लैंड रेवेन्यू अलग है, इससे लोगों को परेशानी होती है, दिक्कत होती है। तो ये चीज यहां पर क्या की गई? एंश्योर की गई। फिर आता है यहां पर क्या? 1901, कलकत्ता, प्रेसिडेंट दिनेश ई वाचा। ये पहला ऐसा कॉन्फ्रेंस था जहां पे गांधी जी अपीयर हुए थे। अब गांधी जी अपीयर हुए थे पर उनका कोई पार्टिसिपेशन, कोई रोल नहीं था, सिर्फ वो उसका हिस्सा बने थे बस, दैट्स इट। क्या बने थे? उसका सिर्फ हिस्सा बने थे, और कोई यहां पे बड़ा काम नहीं हुआ था, सिर्फ उसका हिस्सा बने थे। बेटा लॉर्ड डफरिन मैंने अभी बताया है ना, क्या बताया था मैंने यहाँ पर? स्नेहा क्या बताया था? प्रोटेक्ट द ब्रिटिश रूल फ्रॉम द इंडियन प्रेशर, कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बना दो। अच्छा तुझे ऐसे समझ में नहीं आया, देख मैं बताता हूं तुझे, समझना यहाँ पे। ये जितने भी रिवॉल्ट यहाँ पर हो रहे हैं, जितने भी छोटे छोटे रिवॉल्ट्स यहाँ पे हो रहे हैं, इस प्रेशर को, ये जो प्रेशर आ रहा था अंग्रेजों की तरफ, इस प्रेशर को किसी तरह से कंट्रोल करना था। तो कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया? एक सेफ्टी वॉल बना दी गई, एक सेफ्टी वॉल बनाई गई, और इसका नाम रखा गया क्या? आईएनसी। अब जब भी कभी कोई रिवॉल्ट होता था, कहीं पर भी कोई विद्रोह होता था, अंग्रेजों के अगेंस्ट में कोई स्टेप होता था, तो कांग्रेस वाले जाते थे, इन लोगों से बातचीत करते थे, बोलते क्या हो गया, क्यों परेशान हो रहे हो? अरे यार हमें बताओ, हम बात करते हैं अंग्रेजों से। ये लोग बोलते थे अंग्रेज इंडियंस को। अब भाई अपने सामने किसी व्यक्ति को आप देखो, पढ़ा लिखा आदमी, हाँ ठीक है बताओ भाई क्या समस्या है, क्या समस्या, हम सॉल्व करते हैं। ये बोलते हैं कि भाई देखो हमारी समस्या ये है कि हमारे ऊपर टैक्स ज़्यादा है, हमारे ऊपर ये कर रखा है, अंग्रेजों ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। ये बोलते थे कोई बात नहीं, हम बात करते हैं तुम्हारे लिए। फिर ये लोग जाते थे ब्रिटिशर्स के पास। किसके पास? जो ब्रिटिशर्स हैं उनके पास जाते थे। उनके पास जाकर बोलते थे, बात करते थे, भाई ये डिमांड्स हैं, इनको बता दी अपनी डिमांड्स। ब्रिटिशर्स बोलते थे ठीक है भाई ये जो डिमांड्स है इसमें हम लोग देखते हैं। ब्रिटिशर्स ने बोला यार अब 50% टैक्स लगा रखा है, 50% तो नहीं, एक काम करते हैं 35% कर देते हैं, है ना, 35% कर देते हैं, 25% टैक्स कर देते हैं। ये लोग बोलते थे इनसे जाकर, भाई देखो हमने टैक्स तो कम करवा दिया है, पर अभी केवल और केवल हम लोगों ने जो टैक्स है ना वो केवल 50% से लेस करवा के 30% करवा दिया है, 25% करवा दिया है, ठीक है। लोग सोचते थे चलो ठीक है यार अच्छी बात है, बिना लड़े बिना झगड़े के बिना गोली मारे आराम से अगर काम हो रहा है तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं, 25% पे एग्री करवा लेते हैं, आगे चलकर और कम करवा लेंगे, आगे चलकर और कम करवा लेंगे। तो अंग्रेजों के अगेंस्ट में जो पूरा का पूरा रिवॉल्ट हो रहा था वो क्या हो गया? शांत हो गया, अंग्रेज बचे रहे। बात समझ में आई? क्या कर रहे हैं स्नेहा? तेजा बेटा जैसे तेरे घर का नाम कुछ होगा, तेरा स्कूल में नाम कुछ और होगा, निकनेम अलग होगा तेरा, ऐसे ही बिल्कुल किसका था? रानी लक्ष्मीबाई का था। रानी लक्ष्मीबाई उनको शादी करने के बाद मिला था, है ना।
वैसे उनका नाम क्या था, मणिकर्णिका था। फाइनली 1905 बनारस। अब यहाँ पर कोई ये मत बोलना सर ये क्या सब कुछ नोट करना पड़ेगा, बेटा ये सारे नोट करने पड़ते हैं, इसको इसके लिए आराम से नोट कर लेना। इससे पहले जल्दी जल्दी देख लेते हैं, पूरी लिस्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। यहां पर क्या किया गया, स्वदेशी मूवमेंट के बारे में बात की गई। स्वदेशी मूवमेंट की बात कब की गई थी, जब बंगाल डिवीजन हुआ था। तो ध्यान रखना, अब यहीं पर क्या हुआ है, बंग भंग हुआ है। क्या हुआ है, क्या हुआ है, बंग भंग हुआ है। फिर आता है 1906 कलकत्ता। प्रेसिडेंट कौन है, दादा भाई नौरोजी। प्रेसिडेंट कौन है, दादा भाई नौरोजी। इसके बारे में बात करें तो इन्होंने क्या किया था, स्वराज के बारे में बात की थी। अब ये स्वराज की भी जो बात हो रही है कब किसके अगेंस्ट में हो रही है, बंग भंग के अगेंस्ट हो रही है। यहीं पर बाइकआउट भी आया, यहीं पर स्वदेशी की भी शुरुआत की गई और नेशनल एजुकेशन को लाने की बात की गई। किस टाइम ड्यूरेशन में, इसी टाइम ड्यूरेशन में। तो ये दोनों ही चीजें किसके साथ हो रही हैं, बंग भंग के टाइम पीरियड पे हो रही है। बंग भंग का मतलब बंगाल का डिवीजन से है, ठीक है। फिर आता है 1907 सूरत, राज बिहारी घोष। ये भी एक्चुअल में एक इंपॉर्टेंट सेशन हो सकता था, किसके लिए, बंगाल के लिए। बट यहां पर होता है क्या, यहां पे कांग्रेस के लोग आपस में लड़ जाते हैं, मॉडरेटर एंड एक्सट्रीमिस्ट, और ये क्या होता है, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है यहां से। तो इस सेशन को यहीं पर रोक दिया गया था बीच में। फिर आता है यहाँ पे कौन सा, 1910। 1910 में होता है इलाहाबाद में, यहाँ पे सर विलियम वेबल्डन आते हैं। यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना क्या करते हैं, अगेंस्ट में बोलते हैं। किसके अगेंस्ट में बोलते हैं, सेपरेट इलेक्ट्रॉल के अगेंस्ट में बोलते हैं। किसके अगेंस्ट में बोलते हैं, सेपरेट इलेक्ट्रॉल सिस्टम के अगेंस्ट में बोल रहे हैं। यहाँ पे आपको लगेगा सर सेपरेट इलेक्ट्रॉल सिस्टम मतलब ये क्या चीज हो गई। हुआ ये था कि अंग्रेजों ने यहाँ पे बात की किसके लिए, सीट एलोकेशन, फॉर मुस्लिम्स, फॉर मुस्लिम्स, कि भाई हम सीटों का क्या कर देंगे, एलोकेशन कर देंगे केवल केवल स्पेशल मुस्लिम्स के लिए। तो तुष्टिकरण था। तो मोहम्मद अली जिन्ना को यहाँ पे लगता है यार ये गलत है, नहीं करना चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना क्या करें, नहीं करना चाहिए। आप कहोगे सर मोहम्मद अली जिन्ना तो पूरा देश बांट दिया हिंदू मुस्लिम करके, तो यहाँ पे ऐसे कैसे हो सकता है। यस एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसा किया गया। क्यों किया गया मोहम्मद अली जिन्ना ने, क्योंकि उस समय तक मोहम्मद अली जिन्ना कंप्लीट एक राष्ट्रभक्त आदमी था, कट्टर देशभक्त टाइप का आदमी था। मोहम्मद अली जिन्ना के साथ भी कांग्रेस के लीडर्स, कांग्रेस में जो बैठे हुए लोग थे, वो लगातार भेदभाव कर रहे थे कहीं ना कहीं। इतना ज्यादा भेदभाव करते थे, इतना ज्यादा उसे प्रताड़ित करते थे बेचारे को, कि उसने बोला ऐसा है अब मैं पूरा देश ही अलग कर दूंगा, अब मैं बिल्कुल अलग हो जाऊंगा, मुझे मतलब ही नहीं है तुम लोगों से अब। तो इनिशियल यहां पर वो बोल रहा है भाई कोई सेपरेट इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, ठीक है, जैसे है बिल्कुल वैसे ही रहना चाहिए। आदमी को उसके हक के हिसाब से सीट पर आना चाहिए, चुन कर लाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ ये सीट इसकी, ये सीट इसकी, ये सीट इसकी, ऐसे क्या होगा, बंटवारा होता चला जाएगा। तो मोहम्मद अली जिन्ना बिल्कुल यहाँ पे अलग है। फिर आता है यहाँ पे 1911 कलकत्ता। कलकत्ता में कौन है, BN धर। कौन है, BN धर। यहाँ पे जनगण मन पहली बार क्या किया गया था, गाया गया था। कब, 1911 के सम्मेलन में। ध्यान रखना ये कई बार पूछा था। और जनगण मन लिखा किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ध्यान रखना ये चीज। फिर आता है 1915 बॉम्बे। प्रेसिडेंट सर SP सिन्हा। कौन है प्रेसिडेंट, SP सिन्हा। यहां पे पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस के बारे में बात की गई, ठीक है। क्या किया गया, यहां पे जो एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा के लोग थे, जो गर्म दल के लोग थे, उनकी बातों को यहां पे रखा गया। क्लियर है ना, उनको क्या किया गया, रखा गया सामने। क्लियर, कि भाई अब इनकी बातों को भी रखा जाए, ताकि वापस से कांग्रेस को क्या किया जाए, एकजुट किया जाए। सर क्लास 6 की थी, कौन सी, किसकी क्लास 6, भाई क्या लिखना चाह रहे हो तुम, हर्ष परमार जी। या तो बात लिखा करो, पूरी लिखा करो यार एक बारी में, इधर की उधर की सब मिलाकर लिख देते हो।
क्या हो गया इनको? चलो, अच्छा 6 बजे की क्लास थी, सॉरी सॉरी। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मुझे ही नहीं दिख रहा था, मुझे लग रहा क्लास 6 की थी। हाँ 6 बजे, हाँ 6 बजे की क्लास थी। बट इसे थोड़ा सा पहले इसलिए किया है क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हूँ बहुत सारी चीज़ों में, और मुझे टाइम चाहिए तुम्हें पढ़ाने के लिए। ठीक है, क्लियर। तो टाइम चाहिए तो भाई थोड़ा सा पहले कर ली क्लास, कोई बुराई तो नहीं पहले करने में, लेट तो नहीं की, कैंसिल तो नहीं की हैं। 1916 लखनऊ, प्रेसिडेंट अंबिका चरण मजूमदार। प्रेसिडेंट कौन है? अंबिका चरण मजूमदार। और यहां पे क्या होता है, वापस से मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट लोगों को क्या किया जाता है, एकजुट किया जाता है, एक साथ लाया जाता है। क्या किया जाता है? एक साथ लाया जाता है। वापस से मॉडरेटर और एक्सट्रीमिस्ट जो थे उनको क्या किया जाता है, एक साथ लाया जाता है। ठीक है, क्या एक साथ लाया जाता है। फाइनली इसी लखनऊ पैक्ट को यहां पर ये लोग क्या करते हैं, साइन करते हैं। एंड इसमें एक चीज और भी होती है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं कि हम लोग साथ साथ मिलकर क्या करेंगे, काम करेंगे। क्या करेंगे? साथ साथ मिलकर काम करेंगे। क्लियर है? लोग बोलते हैं अच्छा बेटा, लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, और लोग नहीं बोलते एक्चुअल में, किताबें बोलती हैं, इतिहास बोलता है। लोग क्या बोलेंगे? या तो लोग गलत बोलेंगे या फिर इतिहास को बोलेंगे। अब काफी हद तक ये बात सच भी है, इसमें कुछ अलग नहीं है। क्लियर? स्टीव रॉजर्स। क्या चाहते हो भाई? हैं? चलो ध्यान दो इधर। 1917 कलकत्ता। अब बातें बंद और ध्यान दो इधर। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट आती है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी ये कांग्रेस की, ध्यान रखना। एनी बेसेंट जो किसके लिए आई थी, थियोसोफिकल सोसाइटी के साथ आई थी, और इंडिया में अध्यात्म को लेकर क्या कर रही थी, काम कर रही थी। फिर आता है 1918, एक स्पेशल सेशन है बॉम्बे में। प्रेसिडेंट सैयद हसन इमाम इसको क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। कौन? सैयद हसन इमाम इसको क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। और यहां पर किसके बारे में बात की गई है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को लेकर बात की गई। किसको लेकर बात की गई? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को लेकर यहां पर बात की गई थी। ठीक है, अपना डेलीगेट भेजा था यहां पर, यहाँ इन लोगों से बात की कि भाई हमारे कौन कौन से अधिकार हैं, मुस्लिम्स के अधिकारों के लिए अलग से डिमांड हो रही है, वो सारी चीजें चल रही हैं। फिर आता है 1919। क्या हो रहा है यहां पर मोतीलाल नेहरू आ रहे हैं अमृतसर वाले में। अब यहां पर सबसे पहली चीज तो कांग्रेस ने अपना सपोर्ट दिखाया है किसको, खिलाफत मूवमेंट को। खिलाफत मूवमेंट के साथ साथ, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट के साथ साथ यहां पर और क्या किया, खिलाफत मूवमेंट के साथ साथ यहां पर जलियांवाला बाग का जो विरोध था वो भी हो रहा था कि ये जलियांवाला बाग में जो भी हुआ वो गलत है, नहीं होना चाहिए था, वो सारी चीजें यहां पर कही गई। क्लियर है? फिर आता है 1920 स्पेशल सेशन कलकत्ता का। प्रेसिडेंट कौन है? लाला लाजपत राय। कौन है? लाला लाजपत राय। तो महात्मा गांधी यहां पे क्या नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन लेकर आते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेकर आएंगे। कौन लेकर आ रहा है? महात्मा गांधी लेकर आ रहे हैं। फाइनली 1920 नागपुर में एक अधिवेशन होता है, सी विजय वर्गाचारी जी लिखते हैं। इसमें भी अगेन डिमांड रखी जाती है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उसको शुरू किया जाता है। लैंग्विस्टिक बेसिस पर कांग्रेस क्या करती है, अपनी अलग अलग कमेटीज बनाती है। मोहम्मद अली जिन्ना यहां पे क्या करता है, कांग्रेस छोड़ देते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना क्या करते हैं, कांग्रेस छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं?
मोहम्मद अली जिन्ना यहां पे अगेंस्ट थे। किसके अगेंस्ट थे? अगेंस्ट द खिलाफत मूवमेंट। मोहम्मद अली जिन्ना कह रहा है तुम कर क्या रहे हो? खिलाफत मूवमेंट तुर्की वालों का है, इसका इंडिया से क्या लेने देना? खिलाफत मूवमेंट तुर्की वालों का है भाई, इसका इंडिया से क्या लेने देना? क्यों यहां पर जबरदस्ती कर रहे हो तुम? है ना? क्यों इसको तुम यहां पे इनिशिएट कर रहे हो? हमें जरूरत ही नहीं खिलाफत मूवमेंट की, क्यों जबरदस्ती सपोर्ट कर रहे हो खिलाफत मूवमेंट को? क्यों जबरदस्ती उसको इंडिया में लेकर आ रहे हो? और इंडिया में जो बात चल रही है वो किसकी चल रही है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की चल रही है। हमें बात करनी चाहिए जलियांवाला बाग के लिए, हमें बात करनी चाहिए अपने अधिकारों के लिए, अपनी आजादी के लिए। तुम क्यों बेकार में एक रिलीजियस मूवमेंट को देश के मूवमेंट के साथ जोड़ रहे हो? और बस यहीं पर एक बहुत बड़ा सडन चेंज आता है, एक बहुत बड़ा चेंज होता है यहां पर। क्या? इसी इंसिडेंट के बाद 1921 में होता है मोपला नरसंहार। क्या होता है? मोपला नरसंहार। करीबन करीबन 20,000 लोगों को, मालाबार वाला जो रीजन था केरल का, वहां पर 20,000 लोगों को जान से मार दिया गया था। 20,000 पीपल्स। ठीक है, क्या? मोपला नरसंहार। बट इस मोपला नरसंहार पे कांग्रेस कुछ नहीं बोलेगी, नॉट इवन अ गांधी। जितने भी वहां पे हिंदू लोग थे वो सब के सब मार दिए जाते हैं, पर महिलाओं को नहीं मारा जाता। महिलाएं और जितनी भी लड़कियां थी उन सबको ब्रूटली रेप किया जाता है, उन सबको जबरदस्ती कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और ये मोपला में जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसके द्वारा किया गया था। ठीक है, बाद में ये बोल दिया गया कि ये अमीर और गरीब के बीच की लड़ाई थी, कि वहां पे जो 20,000 लोग हैं वो सबके सब जो हिंदू थे वो सबके सब लैंडलॉर्ड थे, और यहाँ पर इसलिए लड़ाई हुई थी, वो उनके अधिकार छीन रहे थे। 20,000 लोग। चलो मैं कहता हूं अधिकार छीन रहे थे, समझ में आता है, पर उन लड़कियों का रेप की क्या जरूरत थी? उन लड़कियों के साथ ये दुर्व्यवहार क्यों? वो छोटे छोटे जो बच्चे थे, लड़के थे, उनके साथ ये दुर्व्यवहार क्यों? है ना, उनके साथ ये दुर्व्यवहार क्यों? फिर आता है 1922 गया, प्रेसिडेंट CR दास। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है? CR दास। ठीक है, CR दास जब प्रेसिडेंट बनता है तो यहां पे अगेन कांग्रेस क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है, और यहां पे एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है स्वराज पार्टी का। किसका एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है? स्वराज पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। फिर आता है 1924 बेलगांव। यहां पे कौन? महात्मा गांधी लीड करते हैं। कौन करते हैं? महात्मा गांधी लीड करते हैं। एकमात्र सेशन था जहां पे महात्मा गांधी यहां पर क्या कर रहे थे? लीड कर रहे थे। फिर आता है 1925 कानपुर अधिवेशन। सरोजनी नायडू फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है जो यहां पर क्या कर रही हैं? काम कर रही हैं। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो यहां पे क्या कर रही हैं? काम कर रही हैं। तो सॉरी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इंडियन, ध्यान रखना, कौन? इंडियन। फिर आता है यहां पे मद्रास 1927 प्रेसिडेंट MA अंसारी। कौन है? MA अंसारी। यहां पर क्या किया जाता है? विरोध किया जाता है, भाई इंडियन ट्रुप्स का आप क्या नहीं करोगे? यूज नहीं करोगे दूसरे देशों में। क्या नहीं करोगे? यूज नहीं करोगे। किस समय की जा रही है बात? 1927 में। कितनी अजीब सी बात है, इंडियन ट्रुप्स को लेकर बात कांग्रेस ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर तो नहीं की। 1919 में क्यों नहीं बोला तुमने? 1918 में क्यों नहीं बोला तुमने? 1917 में क्यों नहीं बोला? 1916 में क्यों नहीं बोला? 1915 में क्यों नहीं बोला? 1914 में क्यों नहीं बोला? वो 4 साल जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी और इंडियन सैनिकों को यहां से भर भर के ले जा रहे थे युद्ध के मैदान में, तब अंग्रेजों से किसी भी एक सिंगल पर्सन ने नहीं बोला कि भाई इंडियन ट्रुप्स का यूज मत करो। तो उस समय पर खुद महात्मा गांधी और कांग्रेस के लीडर्स बोलते थे
कि सभी भारतीयों को अंग्रेजों का साथ देना चाहिए युद्ध के मैदान में। जब सभी भारतीय सैनिक युद्ध के मैदान में अंग्रेजों का साथ देंगे तो अंग्रेज हमसे खुश होंगे, हमारी सेवाओं से खुश होंगे। क्यों भाई, हम क्या गुलाम हैं कि उनकी सेवा में लगे हुए हैं, उनके लिए जान दे दें, वो हमसे खुश हों, फिर हमें कुछ अधिकार दे दें। फाइनली इसी समय पर साइमन कमीशन के अगेंस्ट भी क्या होता है, रेजोल्यूशन पास किया जाता है, ठीक है, और पूर्ण स्वराज के बारे में बात रखी जाती है कि भाई पूर्ण स्वराज की हम लोग डिमांड रखेंगे। बट अभी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया, एक्सेप्ट इसको आगे करेंगे। फिर आता है 1928 कलकत्ता, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू यहाँ पे ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं, ठीक है, एक युवा विंग यहाँ पे लेकर आता है। फिर आता है 1929 लाहौर, प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू। यहां पर पहली बार पूर्ण स्वराज को क्या करती है, कांग्रेस एक्सेप्ट करती है। किसको, पूर्ण स्वराज को एक्सेप्ट करती है। 26 जनवरी 1930 का दिन था, जहां पे ये लोग क्या करते हैं, अपना इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं। क्या करते हैं, इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं। क्या करते हैं, इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं। यहाँ पे इसी समय पर तिरंगा फहराया जाता है। ये सारे काम किए जाते हैं और यही रीजन है आगे चलकर कांग्रेस बोलती है कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इसी दिन लागू करेंगे हम लोग आजादी के बाद। फिर आता है 1931 कराची, प्रेसिडेंट वल्लभ भाई पटेल। प्रेसिडेंट वल्लभ भाई पटेल। वल्लभी, बेटा ये बात तो मैं पहले बता चुका हूं, वैसे क्लास में अभी थोड़ी देर पहले यही बात हो रही थी, जब शुरू की थी स्नेहा ने पूछा था तब मैंने यही बताया था, ठीक है। कराची, वल्लभ भाई पटेल। यहां पे बात की जाती है फंडामेंटल राइट्स को लेकर, हमारे नेशनल इकोनॉमिकल प्रोग्राम्स को लेकर बात की जाती है, और बात की जाती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने की। किसमें, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने की बात की जाती है कि भाई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। फिर आता है 1936, प्रेसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यहां पे क्या किया जाता है, पंडित जी पहली बार यहां पे बात करते हैं किसके बारे में, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के बारे में, कि हमको समाजवादी विचारों को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। इन्हीं समाजवादी विचारों के बाद देश का बेड़ा गर्क होने लगा, क्योंकि समाजवाद जैसी कोई विचारधारा सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। वन ऑफ द वर्स्ट फिलॉसफी जो अगर कोई है तो वो समाजवाद है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एक्चुअल में राउंड एक टेबल थी जिस पर सारे लोग बैठा करते थे, तो उसको राउंड टेबल कहते थे, बट ये इंग्लैंड में हो रही थी। किसको लेकर हो रही थी, तो इंडियंस के लिए फिर से नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे थे। अंग्रेज क्या करते थे, हर 20 साल में रिफॉर्म्स लेकर आते। रिफॉर्म्स मतलब कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको दोबारा से लेकर आते थे, तो वही चल रहा था। उसके लिए बोलते हैं ठीक है इस बार इंडियंस भी आएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे, और एक ग्राउंड टेबल पर सब लोग बैठे हुए थे तो इसलिए राउंड टेबल बोल दिया गया, ठीक है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, चिंता मत करो, कल या परसों की क्लास में ये राउंड टेबल वाला टॉपिक आएगा आपके सामने। फाइनली 1937 फैजपुर, जवाहरलाल नेहरू लीड कर रहे हैं, और ये पहला एकमात्र सेशन था जो कहां पर हुआ है, गांव में हुआ है। कहां पर हुआ, गांव में हुआ था। कहां पे हुआ था, गांव में हुआ था। एंड फिर आता है 1938 हरिपुर, प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस। प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस। यहां पर क्या किया जाता है, नेशनल प्लानिंग कमेटी स्टेब्लिश की जाती है। क्या की जाती है, नेशनल प्लानिंग कमेटी स्टेब्लिश की जाती है। अच्छा, मैं आपसे बोला था सोशलिज्म, बता सकता है कोई सोशलिज्म क्यों है फेक, सोशलिज्म क्यों है फेक, बता सकता है कोई। नहीं, महात्मा गांधी ने मूवमेंट किया था, जलियांवाला बाग के अगेंस्ट बोला था, बिल्कुल बोला था, ऐसा नहीं बोला था, बोला था, बिल्कुल बोला था। पर उस टाइम पर महात्मा गांधी को किसी तरीके से क्या करना था, भाईचारा दिखाना था।
अब भाईचारा कैसे दिखाया जाए? भाई भाईचारा दिखाना था तुम्हें, इंडिया में जो मुस्लिम लोग हैं उनके लिए स्कूल्स कॉलेज खुलवा के करवाना चाहिए था। तुम्हें भाईचारा दिखाना था, इंडिया में जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके लिए अच्छा काम करना चाहिए था। ठीक है, जलियांवाला बाग के साथ तुम लोग उन लोगों के उद्धार की बात करते इंडियन मुस्लिम्स के, नहीं, क्या बात की जी? वो खिलाफत वापस लेकर आएंगे हम। कहां पर? कहां पर? टर्की में खिलाफत वापस लेकर आएंगे। वही खिलाफत का असर है कि आज के टाइम पर अर्दोगान इंडिया के अगेंस्ट में कैसे एक्शंस ले रहा है, आप लोग देख लो। और तुम्हें शायद सोच के हैरानी होगी, खिलाफत मूवमेंट इंडिया में दो भाई लेकर आए थे मूलतः। ये दो भाई कौन कौन थे मेन, जिनको अली ब्रदर्स कहते हैं। ठीक है, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। मोहम्मद अली शौकत अली जब इंडिया में ये मूवमेंट लेकर आए थे तो ये मूवमेंट फेल हो गया। फेल क्या हो गया? एक्चुअल में गांधी जी पीछे हट गए। तो उसके बाद इंडिया में हिंदू मुस्लिम एकता जो उठनी चाहिए थी, एक्चुअल में आनी होनी चाहिए थी लोगों के बीच में, वो बिल्कुल ही एकदम बर्बाद स्थिति में आ गई। अब उससे भी बड़ी बात मैं तुम्हें बताता हूँ, उससे भी बड़ी बात मैं तुमको बताता हूँ। यही जो मोहम्मद अली और शौकत अली भाई थे, ये भाई उस समय पर टर्की का उस समय जो खलीफा हुआ करता था उसके पास जाते हैं, और जाते हैं हैदराबाद के निज़ाम के पास, हैदराबाद का निज़ाम उसके पास जाते हैं और बोलते हैं यार हम चाहते हैं ना कि खिलाफत इंडिया में वापस आए। पर आएगी कैसे खिलाफत? मतलब वो इस्लामिक रूल जो आप लोग देख रहे थे अभी पहले एंशिएंट हिस्ट्री में, वो वापस आ जाए, इंडिया को वापस से इस्लामिक रूल में लाया जाए और इस्लामिक देश बनाया जाए, वो सब चीज़ें। बट वो होंगी कैसे? वो सब होगा कैसे? उसके लिए क्या करते हैं, एक काम करते हैं हम लोग ना, जो टर्की के खलीफा हैं उनके बेटे की शादी, जो यहाँ पर बेटी है ना आपकी, उसके साथ करवा देते हैं। और टर्की के खलीफा को तो टर्की से बाहर भगा दिया। बाहर भगाने के बाद को वो कभी अमेरिका में धक्के खा रहा है, कभी यूरोप में धक्के खा रहा है, कभी कहीं धक्के खा रहा है, और इन सब जगहों पर जो भी खर्चा हो रहा था वो यहाँ से हैदराबाद का निज़ाम कर रहा था। बाद में अपनी बेटी की और उनके बेटे की शादी करवाता है और ये सोचता है इन दोनों की शादी से जो नया बच्चा पैदा होगा ना, वो आगे चलकर भारत में खिलाफत लेकर आएगा। बाद में वो बच्चा भी टर्की गया और 2 कमरों के घर में आखिर में अकेले मरते मरते सांस ली, वो मर गया, आखिरी सांसें अकेले ली हैं उसने। तो ये अनफॉर्चुनेट चीजें हमको देखने को मिलती हैं भारत में। और हैदराबाद में जो हो रहा था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, वो जो नरसंहार हुआ था रजाकारों का, वो सब, वो कहीं ना कहीं वो विचारधारा ही तो थी। अब यहां पर तुम लोग ना एक चीज समझो, कांग्रेस या जितनी भी यहां पर जितनी भी बातें हो रही हैं, कहीं पर भी कोई भी मुस्लिम्स के राइट्स को, रिफॉर्म्स को लेकर बात ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा बात? क्योंकि हर किसी को पॉलिटिकल बेनिफिट निकालना है मुस्लिम्स के थ्रू। और यहां पर आपको वो ही सारी चीजें दिखाई देंगी, वो ही सारी चीजें आपको दिखाई देंगी, ईच एंड एवरीथिंग वही आपको दिखाई देगा। कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई देगा आपको कि कहीं पर भी किसी भी एक पर्सन ने, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे वो कांग्रेस हो, कोई भी एक पर्सन मुस्लिम्स के रिफॉर्म के लिए बात नहीं करेगा, नॉट इवन अ सिंगल वन। और उसका इंपैक्ट क्या पड़ा? इंपैक्ट ये पड़ा कि इंडिया के ज्यादातर मुस्लिम धीरे धीरे उस मेन लाइन से अलग होते चले गए। वो लोग धीरे धीरे एक्सट्रीमिस्ट जो विचारधारा होती है ना, एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा, रेडिकल विचारधारा, उसकी तरफ मूव करते चले गए। और ये सबसे ज्यादा गलत स्टेप था, सबसे ज्यादा गलत स्टेप था। और यही चीज हमको कब दिखती है? विभाजन के टाइम पे, भारत का जब विभाजन हुआ उस टाइम पर भी दिखती है। अब उस टाइम पर क्या किया गया? मुस्लिम्स को तो ये लग रहा था कि यार ठीक है, हमें पाकिस्तान एक अलग देश मिल जाएगा, पर उनको ये नहीं पता था कि देश कहाँ मिलेगा। उनको तो ये पता था हम जहां रह रहे हैं वहीं देश बन जाएगा। एक्चुअल रियलिटी है, इंडिया में जब डिवीजन हुआ इंडिया का, उस टाइम पीरियड पे जितने भी मुस्लिम थे उन सब ने वोट किया था। ज्यादातर मुस्लिम कौन थे? असम में बैठे हुए मुसलमान, वेस्ट बंगाल में बैठे हुए मुसलमान, ठीक है, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, इन सब जगह पर जितने भी मुस्लिम्स थे, ये सभी के सभी मुस्लिम्स वोट करते हैं किसके लिए? मुस्लिम
वो पाकिस्तान के लिए। क्या पाकिस्तान बनने के टाइम सारे मुस्लिम वहां पर गए? नहीं गए, नहीं गए। क्यों नहीं गए पता है? जब ये हुआ ना कि हाँ भाई पाकिस्तान बनेगा और डिवीजन हो गया, अब वहां पे जाना है, वहां क्यों जाएंगे, हम तो यहाँ रहते हैं, हम तो यहीं रहेंगे, हम क्यों जाएंगे भाई वहां पर? बोलते मगर वोट किया है आप लोगों ने तो जाना चाहिए। बोलते नहीं नहीं, हमें लग रहा था यहां पे पाकिस्तान बनेगा। ये सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ है, समझे? लगातार ये सबसे बड़े ब्लंडर करते जा रहे थे कांग्रेस और इस तरीके की जितनी भी पार्टीज थी, ये सारे ब्लंडर कर रही थी। इंपैक्ट आपके सामने, रिजल्ट आपके सामने। फाइनली 1939 त्रिपुरी, राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे कौन है? प्रेसिडेंट है। सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे क्या होते हैं? रीइलेक्ट होते हैं। अब यहां पर क्या किया जाता है? यहां पर क्या किया जाता है? यहां पर सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट थे कौन? गांधी जी। गांधी जी चाहते थे, गांधी जी यहां पर एक आदमी को खड़ा करते हैं। गांधी जी की तरफ से कौन खड़ा है यहां पर? यहां पे खड़ा पट्टाभी सीतारामैया। कौन? पट्टाभी सीतारामैया। ये पट्टाभी सीतारामैया जो थे, ये गांधी जी के चहेते थे। गांधी जी ने बोला ये मेरी हार, सॉरी, ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है, ये मेरी हार है। अब बहुत ज्यादा ये हो गया तो सुभाष चंद्र बोस ने बोला एक काम करो भैया, ये पकड़ो अपनी प्रेसिडेंसी, ये पकड़ो अपनी कांग्रेस, मैं चला यहां से। कांग्रेस से अलग होने के बाद ये स्टेब्लिश करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। जब ये फॉरवर्ड ब्लॉक स्टेब्लिश करते हैं, इसी टाइम पर ये जाकर मिलते हैं किससे? वीडी सावरकर से। किससे मिलते हैं? वीडी सावरकर। वीडी सावरकर इनको बोलते हैं भाई तुमको जाना चाहिए कहां पर? जर्मनी एंड जापान। कहां जाना चाहिए? जर्मनी और जापान। ऑलरेडी दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है और ये मौका है कि हम अपनी सेना तैयार करें, ये मौका है कि अंग्रेजों को मार भगाएं, ये मौका है कि हम भारतीयों को एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा, अपनी खुद की सेना बनानी पड़ेगी। और वो सेना कहां बनेगी? वो सेना मिलेगी हमें जर्मनी और जापान की हेल्प से। कहां जाओ? जर्मनी और जापान जाओ। पहले आते हैं जर्मनी, हिटलर से बात करते हैं। हिटलर बोलता है हर तरह की हेल्प दूंगा पर तुम्हारा देश मेरा देश हो जाए। बोलता ना, आजादी मांगी है, गुलामी नहीं मांगी तुमसे मैंने, मुझे आजादी लेनी है, गुलामी नहीं चाहिए मुझे किसी की। हिटलर बोलता है, तब बोलता है हिटलर यू आर द ट्रू लीडर, आप हो नेताजी। फाइनली वहां से पहुंचते हैं फिर हिटलर की हेल्प से कहां पर? जापान। जापान से अटैक शुरू करते हैं और इंडिया के काफी सारे रीजन्स तक पहुंचते हैं। फिर यहीं पर हमको पता चलता है आगे चलकर 1940 का रामगढ़, प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम आजाद। कौन? प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम आजाद। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को यहाँ पे क्या की थी? शुरुआत की थी। ठीक है, फिर आता है 1946 मेरठ, प्रेसिडेंट जेबी कृपलानी। प्रेसिडेंट कौन है? जेबी कृपलानी। और जेबी कृपलानी भारत की आजादी के समय पर क्या थे? कांग्रेस को लीड कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कांग्रेस को लीड कर रहे थे। बस दैट्स इट। फाइनली अब बढ़ते हैं आगे। अब आज के इतिहास से लेकर शुरुआत करते हैं। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि हमारा लास्ट छूट गया था। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ते हैं आगे, थोड़ा और पढ़ लेते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद जितना रह जाएगा उसे नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे या फिर एक एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे अच्छे से, उसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बंगाल डिवीजन के बारे में। बंग भंग जिसको कहते हैं, 1905। तो बंगाल के दो हिस्से। इनिशियल जो बंगाल था वो आपको ऐसा दिखता था। कैसा? कुछ इस तरीके का दिखेगा। अगर आप देखोगे तो एक तरफ पूरा का पूरा असम का रीजन है, यहाँ पे आता था ईस्टर्न बंगाल का रीजन जो आज के टाइम का बांग्लादेश है। क्या है? बांग्लादेश। इधर आता था बंगाल, नीचे आता था उड़ीसा वाला रीजन। ठीक है, तो बिहार, झारखंड, इधर आ रहा है आपका कौन सा? उड़ीसा वाला रीजन। ये सारा रीजन क्या था? आपका बंगाल कहलाता था। तो कौन आदमी था यहाँ पे? यहाँ पे था लॉर्ड कर्जन।
कौन है लॉर्ड कर्जन? कौन है लॉर्ड कर्जन? कौन है लॉर्ड कर्जन? कौन है लॉर्ड कर्जन? जब लॉर्ड कर्जन के बारे में बात कर रहे हैं तो लॉर्ड कर्जन यहां पे बोलता है कि भाई क्या करना है, हमें इसे डिवाइड करना है। डिवाइड क्यों करना है? जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे बेहतर बनाने के लिए, कि भाई ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना इसे चलाना बड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा रीजन है, क्या है, इसका जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। इस एरिया को क्या किया जाए, कम किया जाए। फाइनली एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर अगर बात करते हैं तो एक्चुअल रीजन क्या था? यहां पे एक्चुअल रीजन ये नहीं था। एक्चुअल रीजन था सबसे पहले तो जो बंगाल में उस समय पर लोगों के बीच में नेशनलिज्म जाग रहा था, उस नेशनलिज्म के लिए था। बेटा पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी है, मिला नहीं है पूर्ण स्वराज, डिमांड रखी है पूर्ण स्वराज की, ठीक है, मिला थोड़ी था पूर्ण स्वराज, सिर्फ डिमांड रखी थी कि भाई हम तो पूर्ण स्वराज की बात करेंगे। तो बंगाल में नेशनलिज्म की एक तो डिमांड हो रही थी, बहुत ज्यादा नेशनलिज्म आ रहा था, लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। फिर आता है क्या, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अब यहां पे सिर्फ हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं थी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के साथ साथ यहां पर एक और चीज को लेकर थी बात, वो क्या था, लैंग्वेज। कौन सा? लैंग्वेज को लेकर। लैंग्वेज को लेकर क्या था भाई, बिहार और इस तरफ के एरिया में तो हिंदी बोली जा रही है, नीचे उड़ीसा है उसमें उड़िया बोली जा रही है, बंगाल वाले रीजन में बंगाली बोली जा रही है, थोड़ी बहुत असम वाले रीजन में बोली जा रही है, थोड़ी बहुत त्रिपुरा वाले रीजन में बोली जा रही है। बाकी जगह अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज है, असम की अलग है, मेघालय की अलग थी, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, इन सब की अलग अलग लैंग्वेजेस थी। तो जिसकी वजह से क्या होता था, विवाद होता था बहुत ज़्यादा, और उसका बेनिफिट उठाना था। तो यहां पर ये चीज़ बोली किसने, कर्जन ने, कि भाई हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। डेट क्या डिसाइड की थी इसने, डेट डिसाइड की थी इसने 16 अक्टूबर 1905। और इसी का क्या होता है, विरोध होना शुरू हो जाता है। बंगाल के लोग कहते हैं भैया ऐसे कैसे डिवाइड कर दोगे तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कर्जन 20 जुलाई को अनाउंस किया था, और 16 अक्टूबर क्या रखी थी, तारीख रखी थी, डेट क्या रखी गई थी, 16 अक्टूबर इसकी क्या रखी गई थी, डेट रखी गई थी। क्लियर है, बाय द कर्जन। फाइनली अब ये विरोध लगातार चलता रहा। आप सोचो, कर्जन ने बोला ठीक है बंगाल को डिवाइड नहीं करेंगे, पर बाकी के एरिया क्या कर दो, बंगाल से हटा दो। आज के टाइम पर टर्की की बहुत सारी एनजीओज, टर्की के, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, आज के टाइम पर टर्की के बहुत सारे एनजीओज बांग्लादेश में है। कहां पर है, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में वहां पर टर्की के जो एनजीओज हैं वो वहां की यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, जगह जगह पर ग्रेटर बंगला की बात कर रहे हैं। क्या है ग्रेटर बंगला, यही मैं दिखाते हैं। अगर तुम देखोगे उस ग्रेटर बंगला का मैप, तो तुमको ये दिखाई देगा ग्रेटर बंगला के मैप में, समझे, ये दिखाई देगा तुम्हें ग्रेटर बंगला के मैप में, समझे। तो वो विचार कहां से आ रहा है, यहीं से तो आ रहा है।
वो विचार यहां से निकल के आया है कि हम तो ग्रेटर बंगला, जो बांग्लादेश है, ग्रेटर बांग्लादेश, वो ये बनाएंगे। कर्जन फिर भी बंगाल के बाकी रीजन को काट के अलग करता है और बोलता बंगाल की बात है ना, तो लो ये रहा तुम्हारा बंगाल और तुम्हारे सामने। और रियलिटी भी है, एक्चुअल में बंगाल यही था, एक्चुअल में बंगाल यही था। फाइनली सबसे बड़ी चीज, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से डिवाइड करने की बात की गई। मेन रीज़न क्या था वो मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, वो मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ। कहीं ना कहीं लगातार इंडियंस की डिमांड्स यहाँ पे होती रहती थी, ठीक है, पढ़े लिखे लोग थे, वो सारी चीज़ें थी, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या किया गया, ये डिवीज़न किया गया। अब इसके विरोध में आता है क्या, सबसे पहले वंदे मातरम आता है लोगों के सामने। वंदे मातरम के साथ साथ यहाँ पर अमार सोनार बंगला लिखा जाता है। अमार सोनार बंगला किसने लिखा था, ये सबको पता ही है, किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आज के टाइम पर यही क्या है, बांग्लादेश का, यही क्या है, बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है। और वंदे मातरम ये सबको पता ही है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। फाइनली अब यहां पे आता है एंटी पार्टीशन मूवमेंट। इसके अगेंस्ट में बहुत सारे क्या होते हैं, मूवमेंट शुरू होते हैं। सबसे पहले 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक मीटिंग बुलाई जाती है। इसमें जो भी इंडियन लीडर्स थे वो सब के सब क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं कलकत्ता के टाउन हॉल में। कहां पे, कलकत्ता के टाउन हॉल में। और कलकत्ता के टाउन हॉल में क्या हुआ, हाँ भाई, कलकत्ता के टाउन हॉल में ये सब लोग इकट्ठा होते हैं, बात करते हैं, और ये बोला जाता है कि हम लोग क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे। क्या करेंगे, लगातार इसका विरोध करेंगे। तारीख क्या रखी गई थी, 16 अक्टूबर की तारीख थी। इस दिन को डिसाइड करते हैं द डे ऑफ सॉरो, शोक का दिवस। किसका, शोक का दिवस, कि हम लोग ये दिन नहीं सेलिब्रेट करें, हम लोग इस दिन को कैसे, शोक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। साथ ही साथ यहां पर बोला क्या, गंगा स्नान करेंगे। सब लोग क्या करेंगे, होली बात, होली बात ऑफ गंगा। तो हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिलकर क्या करते हैं, यहां पर स्नान करते हैं। साथ में और क्या बोलते हैं, रक्षाबंधन बनाया जाएगा। रक्षाबंधन किस किस के बीच में, बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स। हिंदू और मुसलमानों के बीच में क्या करेंगे, रक्षाबंधन बनाएंगे। अब ये सारी चीजें बोल दी गई, बट इंपैक्ट क्या पड़ा, इंपैक्ट ये पड़ा कि इस टाइम पर आता है फिर स्वदेशी मूवमेंट, कि अंग्रेजी जो भी वस्तुएं हम लोग उसका क्या करेंगे, बाइकआउट करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, बाइकआउट करना शुरू करेंगे, हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। यहां पे शुरुआत की जाती है स्वदेशी की। कौन सी, स्वदेशी की, तो यहीं से आया स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट। यहीं से क्या है, स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट। मेनली इसको लीड कौन कर रहे थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और अरविंदो घोष। तो यहां पे नाम याद रखना, लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, एंड विपिन चंद्र पाल। कौन, विपिन चंद्र पाल। एंड लास्ट में आता है कौन, अरविंदो घोष जी। ये लोग क्या करते हैं, यहां पर मेन रोल प्ले करते हैं। क्या करते हैं, मेन रोल प्ले करते हैं। ये वो लीडर थे जो एक्चुअल में लोगों को जगाने का काम कर रहे थे। और यहां से जो होलिका जलनी शुरू होती है अंग्रेजी वस्तुओं की, वो हद से कहीं ज्यादा थी। हर जगह ब्रिटिशर्स के जो भी सामान होते थे उन सबको आग लगाई जाती थी, इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। भारतीयों को पहली बार बताया गया आत्मनिर्भर भारत के बारे में। किसके बारे में, आत्मनिर्भर भारत के बारे में।
किसके बारे में? आत्मनिर्भर भारत के बारे में, सेल्फ रिलायंस होने के बारे में बात की गई यहाँ पर। किसके बारे में? सेल्फ रिलायंस होने की मूवमेंट में, कि भाई अपने खुद के कपड़े बनाओ, अपने खुद के कपड़े बनाकर बेचो। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों के बीच में नेशनल डिग्निटी, ऑनर, सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्या जगाने की बात की गई। सोचो, स्वदेशी मूवमेंट में भी तो यही बात हो रही है ना कि आप अपना कपड़ा बनाओ, अपना कपड़ा खुद से बनाओ, अपने धागे बनाओ और खुद से ये सब काम करो। ये सब बातें यहाँ पर हो रही हैं। कब हो रही हैं? 1905 1906 में हो रही हैं। पर खैर अभी इस बात को मैं आगे बताऊंगा आपको, छोड़ो अभी। फाइनली फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906 में। अब वहां पर वो सब चीजें चल रही हैं, कांग्रेस भी उसका हिस्सा बनती है, आगे चलकर वो सारी चीजें होती हैं। एंड यहां पर मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन होता है। मुस्लिम लीग को कैसे स्टैब्लिश किया जाएगा? अगर आप लोग एक चीज नोटिस करोगे तो 30 अगस्त 1906 को इसको स्थापित किया गया। कांग्रेस कब स्थापित हुई? 28 अगस्त, ये 30 अगस्त, एकदम ठीक 2 दिन बाद। और कई बार ऐसा होता था, कई मेंबर्स ऐसे होते थे जो कांग्रेस का भी हिस्सा थे और मुस्लिम लीग का भी हिस्सा थे। इधर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उधर मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, आपस में। ठीक है, और ज्यादातर मुस्लिम लीग क्या करती थी? उन्हीं जगहों पर अधिवेशन करती थी जहां पे कांग्रेस कर रही होती थी, उन्हीं जगहों पर कर रही होती थी। ठीक है, यहां पे इससे पहले ढाका में जब इसे शुरू किया गया तो उससे पहले जितने भी मुस्लिम लीग के लीडर थे, इन सबको ऑलरेडी 1905 में, नहीं 5 में नहीं, सॉरी 1906 की शुरुआत में कर्जन ने अपने पास बुलाया कि भाई आओ, मैं मिलना चाहता हूं तुम लोगों से। ये लोग जाते हैं मिलने के लिए, मिलते हैं, वहां पर मिलकर डिसाइड होता है कि भाई क्या करना है, बताओ, हम तुम्हारे लिए कुछ लेकर आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तुम्हारे लिए। बोलते हैं आप हमारे लिए क्या करोगे? हम चाहते हैं तुम अपनी एक अलग क्या कर लो, पार्टी बनाओ। कांग्रेस तो वैसे भी हिंदुओं की पार्टी। बोलते नहीं नहीं, हम लोग हिंदू मुस्लिम सब उसमें एक साथ रहते। बोलते नहीं नहीं, वो हिंदुओं की पार्टी, तुम मुसलमानों के लिए अपनी बनाओ। अब सबसे बड़ी बात, कहा किसको जा रहा है? कोई नॉर्मल आदमी नहीं, नवाब सलीमुल्लाह खां। ठीक है, वकार उल मुल्क, ठीक है, कहा जा रहा है किसको? आगा खां। आपको क्या लग रहा है नॉर्मल लोग थे? नहीं, दे आर द हाईली रिच पीपल ऑफ दैट टाइम। इनको कहा गया तुम लोग अपनी एक लीग बनाओ। ये कह रहे हैं हमें जरूरत नहीं। बोलता अरे बनाओ, हम तुम्हें ये सब देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पॉलिटिकल राइट देंगे, सीटिंग देंगे, ये करेंगे। ये बोलता है ठीक है यार, अगर ऐसा पॉलिटिकल बेनिफिट मिल सकता है तो हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। ठीक है, तो इस प्रपोजल को फाइनली एक्सेप्ट किया जाता है। मुस्लिम लीग को इस्टेब्लिश किया जाता है मुस्लिम्स के इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, एंड ये बोला जाता है कि भाई आगे चलकर जब हम लोग यहाँ पर सीटें बढ़ाएंगे तो तुम्हारे लिए स्पेशल क्या करेंगे, सीटों को एलोकेट करेंगे। फाइनली अब यहाँ पर भी क्या होता है, एनुअल कॉन्फ्रेंसेस होनी शुरू हो जाएंगी मुस्लिम लीग की। अब इसी समय पर क्या होता है, सूरत का अधिवेशन होता है। तो मुस्लिम लीग स्टेब्लिश हो गई ढाका में। ठीक है, कहां पर? ढाका में 1906 में। एक जहर का बीज तो बो दिया, अभी थोड़ा सा और बोना बाकी है, वो भी आगे चलकर अंग्रेज बोएंगे। देखो बेटा, ऐसे बहुत सारे मौके थे जहां पर शायद ये डिवीजन टल सकता था। बहुत सारी चीजें थी जो काफी हद तक बच सकती थी, बट नरसंहार का मतलब क्या होता है? जेनोसाइड। नरसंहार मींस जेनोसाइड, तेजस, जेनोसाइड। ठीक है, मैसेकर। फाइनली सूरत विभाजन 1907। 1905 में बनारस का अधिवेशन हुआ था। उसमें ऑलरेडी पहली बार क्या हुआ था, जो मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट की जो विचारधारा थी उसका डिफरेंशिएशन देखने को मिला। अब सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर वो समझना कि ये दिखा क्यों था। यहाँ पर एक्चुअल में जो एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा के लोग थे
जो एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा के लोग थे और जो मॉडरेटर्स थे, इनके बीच में अंतर क्या था? मॉडरेटर्स चाहते थे जो भी मूवमेंट चल रहा है, जो भी मूवमेंट चल रहा है बंगाल विभाजन को लेकर, उसे क्या किया जाए? ऑल इंडिया में स्प्रेड किया जाए। स्प्रेड इन ऑल इंडिया, कि पूरे भारत में मॉडरेट क्या करना चाहिए? करना चाहिए। ये कहते नहीं, ओनली इन बंगाल। ये कहते नहीं, बंगाल का मूवमेंट है, बंगाल में रहने दो। गलत है, गलत है। आज भी हम लोग ऐसे ही करते हैं। कहीं पर भी कोई भी इंसिडेंट होता है तो हम बोलते हैं अरे यार उस राज्य की बात क्यों करो, इस वाले राज्य की बात करो ना। आप उस राज्य के बारे में क्यों बोलो, आप इस राज्य के बारे में बोलो ना। आप उसके बारे में क्यों बोलो, आप उसके बारे में बोलो ना। नहीं, जब भी किसी भी जगह के बारे में बात हो रही है, किसी भी इंसिडेंट के बारे में बात हो रही है, तो बात देश के बारे में होनी चाहिए। किसके बारे में होनी चाहिए? देश के बारे में होनी चाहिए। बात समझ में आई? बात किसके बारे में होनी चाहिए? देश के बारे में होनी चाहिए। फाइनली जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे वो चाहते थे नागपुर में अधिवेशन हो इस टाइम पीरियड में, मतलब सूरत में ना होकर कहां पे हो? नागपुर में हो। दूसरी चीज, जो मॉडरेटर्स थे वो चाहते थे नहीं, सूरत में हो। फिर एक्सट्रीमिस्ट ने यह भी कोशिश की यार किसी तरीके से जो प्रेसिडेंसी है कांग्रेस की वो किसके हाथ में आ जाए? तिलक के हाथ में आ जाए, बाल गंगाधर तिलक के हाथ में। बाल गंगाधर तिलक के हाथ में ना आए तो लाला जी के हाथ में आ जाए। किसके हाथ में आ जाए? लाला जी। लाला जी मतलब कि लाला लाजपत राय के हाथ में आ जाए। बट यहां पर सूरत अधिवेशन में क्या होता है? सूरत अधिवेशन में काफी अच्छा खासा कंट्रोल था मॉडरेटर्स का। तो मॉडरेटर्स का कंट्रोल सूरत में क्या था? बहुत ज्यादा था। जिसकी वजह से यहां पर कौन आता है? जिसकी वजह से यहां पर जीतता कौन है? रास बिहारी घोष जीतते। अब ये रास बिहारी घोष से कंप्लीटली कौन थे? मॉडरेटर थे। ये रास बिहारी घोष को रास बिहारी बोस मत समझ लेना गलती से, वो बोस अलग है और घोष अलग है। इनके हाथ में आती है, और जैसे ही इनके हाथ में आती है तो यहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा के लोग होते हैं वो होते हैं सेपरेट, कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं खड़े होंगे, हमारे विचार तुमसे अलग हैं, तुम अलग दुनिया में हो, हम अलग दुनिया में। हम देश के लिए बात करें, तुम अपने पर्सनल राइट्स के बारे में बात करो, तुम अपने पर्सनल बेनिफिट्स को लेकर बात करो, और ये चीज हम लोग यहाँ पर नहीं सहेंगे। साथ ही आता है यहाँ पे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो यहां पे आता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। अब जो लॉर्ड मिंटो थे ये थे फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरल। कम्युनल इलेक्टोरल क्या है? सेपरेट सीट्स। क्या है? सेपरेट सीट्स फॉर मुस्लिम्स। किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए सेपरेट सीटें यहां पर क्या की जाए? लाई जाए। वही एक तरह से देखा जाए कम्युनल डिवीजन किया गया। क्या किया गया? कम्युनल डिवीजन ही तो किया गया है। क्या किया गया? कम्युनल डिवीजन ही तो किया गया, और कुछ थोड़ी किया गया। फाइनली क्या बोला गया? सेंटर और प्रोविडेंसी दोनों जगहों पर क्या किया जाएगा? डिवीजन किया जाएगा। सोचो जहां पे अंग्रेजों ने भी केवल 16 सीटें दे रखी थी, बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 60 कर दी गई सीटें। सडनली एकदम से सीटें क्या की गई? यहां पर बढ़ाई गई। क्लियर? किस लिए? ताकि प्रॉपरली मुस्लिम्स को क्या किया जाए? अलग से सीटें दी जाए। जिस जगह मुस्लिम्स को सीटें मिलेंगी वहां पर सिर्फ वोट भी मुसलमान करेंगे, वहां पर सिर्फ मुसलमान ही चुनाव में खड़ा हो सकता है। फाइनली इंडियंस को यहां पे अलाउ किया गया, कहां पे? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का हिस्सा बनने के लिए। साथ ही साथ पहला व्यक्ति सत्येंद्र पी सिन्हा, इनको अपॉइंट किया जाता है वाइसराय की
काउंसिल में, किसमें, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, एज अ लॉ मिनिस्टर। अब आप कहोगे सर ये सीटें देना ये सब करना इनसे होता क्या था, क्या फर्क पड़ता था? जैसे आज के टाइम पर आपके एमपी या एमएलए होते हैं, उन एमपी एमएलए को प्रॉपर सैलरी मिलती है, सारे बेनिफिट मिलते हैं, सारी चीजें मिलती हैं, हाँ या ना? मिलती है ना। तो जब ये लोग सेलेक्ट होकर पहुंचते थे ना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लोग, इनको भी वो सारे बेनिफिट मिलते थे वहां पर, वो सैलरी वो अदर जो बेनिफिट होते हैं वो सब मिलते थे उनको। एग्जैक्टली रियल फाइट आजादी की जिन लोगों ने लड़ी है वो एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा के ही लोग थे। रियल फाइट जो लड़ी गई है वो क्रांतिकारियों के द्वारा ही लड़ी गई है। क्रांतिकारी मतलब रेवोल्यूशनरीज के द्वारा लड़ी गई है। ये लोग आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, ये अपने बेनिफिट के लिए लड़ रहे थे। आज के टाइम पर भी आप कई सारे लोगों को ऐसे लड़ता हुआ देख लोगे। फाइनली यार इसके आगे की कहाँ, इसके आगे का यार फिर बाद में करेंगे, थोड़ा सा बचा हुआ है। थोड़ा सा टाइम कम पड़ रहा है यार, क्योंकि मुझे अभी 10 मिनट के अंदर दूसरी क्लास में जाना है। क्या करूं? चलो थोड़ा सा जल्दी से देखते हैं। फाइनली यहाँ पे पहला फेज होता है रेवोल्यूशनरीज का, ठीक है। रीजन क्या थे रेवोल्यूशनरीज के सामने आने के, ठीक है। सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट में क्या फर्क होता है? कोई खास फर्क नहीं होता। बस ये समझ लो जैसे सांप अपनी केचुली बदल देता है, बिल्कुल वैसे ही फर्क होता है, ठीक है। सोशलिस्ट में से ही कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग निकले हैं। बस एक चोला पहन के दूसरा दूसरा पहला उतार के दूसरा वाला पहन रखा है बस। सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट दे बोथ आर द पॉइजन फॉर इंडियन सोसाइटी, फॉर इंडियन कल्चर, फॉर इंडियन हिस्ट्री, फॉर ईच एंड एवरीथिंग, फॉर। चलो फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो यंग जो लोग थे उनको कहीं ना कहीं जो भी हो रहा था, ठीक है, कांग्रेस जिस तरीके से पीछे हट रही थी वो सब चीजें हो रहा था, उसकी वजह से वो लोग काफी ज्यादा क्या थे, दुखी थे। उनको लग रहा था यार हम लोग आजादी की मूवमेंट का हिस्सा बनते हैं और ये लोग पीछे हट जाते हैं। तो उस वजह से काफी सारा जो युवा थे उनकी विचारधारा के ऊपर असर पड़ा। जो लीडरशिप थी, टॉप लीडरशिप थी, वो कहीं ना कहीं फेल हो रही थी। तो युवाओं को लगा कि यार हमें एक ऐसे लीडर चाहिए जो देश के लिए लड़ता रहे लगातार। साथ ही साथ कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनका सिर्फ और सिर्फ केवल काम क्या था, पीसफुली बात करना, विरोध करना, शांतिपूर्ण तरीका रास्ता, और वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं था। ये सारी चीजें थी, ठीक है यार। इसको हम लोग आराम से नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि थोड़ा सा लंबा पॉइंट है, इसे आराम से समझा कर करेंगे, ठीक है। तो आई एम रियली सॉरी, ठीक है। तो इसे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, छोटा सा एक पार्ट है। बाकी कोई डाउट हो तो आपको पता है हाउ टू रीच लोकेश सर। कोई शिकायत हो, कोई गिला शिकवा हो, तुम लोग मेरे से कह सकते हो, पता है ना तुमको। तो आज की क्लास में फिलहाल तो मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, ठीक है, तब वहां पे हम लोग इसको कवर करेंगे, ठीक है। इसके आगे की पूरी कहानी कल की क्लास, हाँ कल की क्लास में कवर करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मुझको दीजिए विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।